एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर से आई हूँ आपके सामने आप सबकी रिक्वेस्ट पे कि आप सब चाहते थे कि लॉ वाला आपके लिए स्टेट जुडिशरी स्पेसिफिक मेंस आंसर राइटिंग के लिए कुछ लेके आए। तो लॉ वाला ने आप सबकी बात सुन ली है, जैसे कि हमेशा अलग सर आपकी बात सुनते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग ये मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर एक सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में होगा क्या कि मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेंस में, वो सब आपसे बात करूंगी। एंड उसके बाद इन सीरीज के दौरान मैं आपके साथ कुछ आंसर्स प्रैक्टिस करूंगी। अब होता क्या है कि हम लोग पीटी के क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि उसमें आते हैं 4 ऑप्शंस, तो वो 4 ऑप्शंस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग बड़े आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। बट जब हमें मेंस की तैयारी करनी होती है, हमें लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, बीच में क्या लिखूँ और कहाँ पे खत्म करूँ। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस चीज में आपकी मदद करने के लिए लॉ वाला आपके लिए ये मेंस आंसर राइटिंग का एक सेशन लेके आया है, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं मेंस के ऊपर कैसे आंसर्स लिखने हैं। एंड इस सीरीज के ड्यूरिंग मैं आप लोगों के साथ आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और डिस्कस करूंगी कि उस टॉपिक के ऊपर एक्चुअली में लॉ क्या कहता है, और अब लॉ समझने के बाद हम लोग कैसे उसको अपने आंसर में लिखेंगे। आईपीसी एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों के साथ डील करूंगी कुछ इस सेशंस के ड्यूरिंग में। अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मेंस आंसर राइटिंग की आपको तैयारी कब शुरू करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए वो ये है कि तैयारी हमेशा मेंस की ही करनी चाहिए। पीटी और हमारा जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। तो अगर आप देखें, आप लोग जब देखते हैं कि हम लोग आज के इस सेशन में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि जुडिशरी का जो एग्जाम स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें जो मेंस का आंसर है वो लिखना किस तरीके से है, वो भी समझना जरूरी है। क्या चैलेंजेस, क्या रुकावटें या क्या प्रॉब्लम्स, इश्यूज हमें फेस करनी पड़ती है जब हम मेंस के आंसर्स लिखते हैं, तो आज हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं ये मैंने एक्चुअली में स्टूडेंट्स से डिस्कस करके उनसे उठाए हैं कि वो लोग क्या क्या तकलीफें फेस करते हैं जब हम मेंस की आंसर राइटिंग की बात करते हैं। आप लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आपने किसी भी स्टेट का मेंस लिखा है या फिर आप जब तैयारी कर रहे हो तो कैसे चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी में। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो अब तैयारी करनी कैसे है और आंसर लिखना कैसे है। तो इसमें आपको 3 वर्ड्स को ध्यान रखना जरूरी है, क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। तो ये 3 वर्ड्स का अगर आप ध्यान रखेंगे और अपना आंसर में इन 3 वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इस 3 वर्ड्स से आप अपने आंसर को डिराइव करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होगा। एंड इसके बाद आज हम डील करेंगे आंसर प्रैक्टिस में, जहां पे हम आईपीसी के 2 क्वेश्चंस को आंसर करके देखेंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली में मेंस के आंसर्स को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब इस सब से पहले आप लोगों को एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जुडिशरी का जो एग्जाम होता है ना, बहुत ही मेहनत वाला एग्जाम होता है। काफी सारे लॉज को हमें पढ़ना पड़ता है, बार बार रिविजन करना पड़ता है, तो कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है आप सबसे, आप लोग उस चींटी को ध्यान में रखें जो छोटी सी चींटी होती है, मुंह में दाना रख के दीवार पर चढ़ती है, बहुत बार गिरती है, बहुत बार रुकावटें आती हैं उसके रास्ते में, बट वो चींटी कभी भी हिम्मत नहीं हारती। वो चींटी गिरती है, दोबारा चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर दोबारा चढ़ती है, बट क्या नहीं करती, हार नहीं मानती। तो उस छोटी सी चींटी से आपको अपनी जिंदगी में क्या सीखना है, अपनी जिंदगी का मॉरल, आपको अपनी जिंदगी का वो लेसन सीखना है कि आपको हार नहीं माननी है। परसिवेरेंस, परसिस्टेंस ही वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और अपनी तैयारी जुडिशरी की आपको शुरू करनी है या कंटिन्यू करनी है अगर आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जर्नी हमारी थोड़ी लंबी होती है, हम लोग कई बार हताश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं ख्याल कि हमें जज बनना है। ठीक है, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो मेरे गुरु थे उन्होंने भी मेरे को ये बात बोली थी कि जब आप लोग जज बन जाओगे, जब आप उस कुर्सी पे बैठोगे ना, तो जो आपके पेरेंट्स की फेस पे स्माइल होगी, जो उनकी
प्राउड वाली फीलिंग होगी ना, उसको इमेजिन करके रखो, और जब भी डीमोटिवेट होते हो, जब भी डीमोरलाइज होते हो, उस चीज को अपने दिमाग में लेके आओ। जो खुशी आप अपने पेरेंट्स को दे पाओगे जब वो आपको जज की कुर्सी पे देखेंगे, उस खुशी के बारे में अगर आप सोच के अपनी तैयारी करेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे, तो वो जो सक्सेस है वो आपको जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। एंड बढ़ते हैं आज के सेशन में और डील करते हैं हमारे इन टॉपिक से जो हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जुडिशरी एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता भी होगी, बट आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार फिर से डिस्कस करती हूँ कि जो जुडिशरी का एग्जाम स्ट्रक्चर है, या फिर जो हमारा जुडिशियल एग्जाम होता है, इसको 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। होता क्या है, सबसे पहला प्रीलिम्स, पीटी हम बोलते हैं आम लैंग्वेज में। पीटी में क्या होता है, हमें ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है। इसमें होता क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको वो करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना होता है अपनी आंसर की में। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब आप अपीयर करते हैं और जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं, तो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है आपका मेंस का पेपर, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेंस के पेपर में क्या होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो जो ये हमारा पीटी का पेपर है, ये जो पीटी का एग्जामिनेशन है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो मेंस है, मेंस में आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वर्ड लिमिट क्या दे रहा है, कितने मार्क्स का है। बट एज कंपेयर टू योर पीटी आपको बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और जब आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आता है फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज, जो होता है आपका इंटरव्यू, जो आप जजेस के पैनल के सामने बैठते हैं और वो आपको एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस और आपके सब्जेक्ट लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस पे जज करते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद ही आप वो प्रेस्टिजियस पोस्ट पे बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं एक जुडिशियल ऑफिसर, जो एक्चुअली में आज भी आम जनता उनको भगवान का दर्जा देती है और क्या बोलती है किसी भी लड़ाई में, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्या मतलब है कि आज भी हमारी जुडिशरी के ऊपर जो हमारी आम जनता है वो बहुत ही ज्यादा विश्वास रखती है और ये सोचती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कोर्ट जाके जस्टिस ले लूंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी का आपके ऊपर काम आने वाला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और जुडिशरी एग्जाम का स्ट्रक्चर जो है आपको समझना है। अब क्या बात करते हैं कि प्रीलिम्स हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको क्लियर करने के बाद हम मेंस में जाते हैं एंड फिर इंटरव्यू होता है। अब जो मेंस का एग्जामिनेशन है, जो हमारा पीटी और इंटरव्यू का जो हमारी क्या आप कह सकते हो जोड़ने वाली कड़ी है, ये जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, आपका मेंस का एग्जामिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट चीज मानी जाती है आपकी जिंदगी में, अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं। डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिसमें या तो आप जज बन जाएंगे या तो फिर आप जज नहीं बनेंगे, आपका अगर मेंस का पेपर क्लियर नहीं होता। बट हताश नहीं होना है, जैसे हमने बात करी है, दोबारा हमें खड़े होना है और हमें अपीयर करना है अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो मेंस का जो एग्जामिनेशन है, इसकी तैयारी हमें फुल प्रूफ करनी होती है, एकदम हमें मजबूत करनी होती है। ठीक है, अब क्या बात करना है, मेंस का स्कोर जो है वो जुडिशियल ऑफिसर की सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिससे आप अगर फॉलो करें, काफी सारे डूज एंड डोंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं अपने जुडिशरी मेंस के एग्जामिनेशन में। मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपको अपने आंसर को बाकी सारे कैंडिडेट से अलग हटके दिखाना होता है। पता चलना चाहिए कि ये जो बच्चा है ये एक फिट कैंडिडेट है जुडिशरी के लिए, एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यू हैव टू बेसिकली स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। आपको वो एक एज चाहिए होता है दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर, और वो एज कहाँ से मिलता है, वो स्टैंडिंग आउट फीचर कहाँ से मिलता है, जिस तरीके से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं, उसी से आपको वो एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी कैंडिडेट्स के सामने। ठीक है,
अब बात करनी जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि किन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अब ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि कौन सी स्टेट का आप पेपर दे रहे हो। काफी सारे बच्चे जो होते हैं, काफी सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, वो यूजुअली जो भी उनके आसपास की स्टेट्स होती हैं सब स्टेट्स का पेपर देना पसंद करते हैं, क्योंकि होता यह है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो कहीं पे भी अगर जुडिशियल ऑफिसर की प्रेस्टिजियस पोस्ट मिल जाए तो देयर इज नो हार्म इन इट। तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप सबको, क्योंकि आप सब जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लॉ कॉलेजेस में, या फिर आप लोगों ने हमारे साथ भी फाउंडेशन बैच किया था, तो आप लोगों को वो डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अपना आंसर फ्रेम कैसे करना है। तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि वो शुरू कैसे करते हैं, इलस्ट्रेट जो भी एक लाइन दे दी, इलूसिडेट एक लाइन दे दी, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, ऐसे ऐसे करके ये डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का इनका तरीका होता है। या फिर काफी सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करें, डिफरेंशिएट करें। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में आप डिफरेंशिएट करें, या फिर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में आप डिफरेंशिएट करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड मर्डर। सो दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस जहां पे आपको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजों को नहीं लिखना है, साफ साफ आपको आंसर लिखना है, आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है, आपके क्या केस लॉज हैं, इलस्ट्रेशंस देनी है, सेक्शंस बताने हैं, ये सब कुछ को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका एक अच्छा ब्यूटीफुल आंसर बन जाएगा। अब जैसे कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीशी। तो अगर हम लोगों ने आईपीसी, आप लोगों ने अगर मेरे साथ फाउंडेशन बैच किया है या फिर आप अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो, तो कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीशी एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे बच्चों को पता होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और हम ये भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो एक्सपेक्टेड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये यूजुअली सब बच्चों को पता होता है एंड दिस फॉर्म्स वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो इस प्रकार के काफी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसी स्टेट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होते हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आप ये भी कह सकते हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी, अगर राम ने मर्डर करा सुशांत का तो क्या हुआ, अगर उसका डिस्कवरी वेपन मिला तो क्या हुआ, ए ने कन्फेशन दे दिया तो क्या हुआ, बी अप्रूवर बन गया, और ऐसे ऐसे करके एक सिचुएशन दे दी। बेसिकली आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी तो क्या होगा, आपको ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये आप बोल सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इसमें देखना क्या है, आपको सेक्शन 299 आता है, सेक्शन 300 आईपीसी आता है, सेक्शन 302 आता है। अगर आपको ये सब आते हैं आईपीसी के सेक्शंस और आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बट होता क्या है, आपको कुछ टाइम देना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि कौन से प्रोविजंस, कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, इंटरलिंकेजेस सोचनी चाहिए आपको। एक्चुअली में देखना चाहिए कि कौन से प्रोविजंस और कौन सी इंटरलिंकेजेस डिफरेंट लॉज के साथ हो रही हैं। जैसे कि ए और बी ने कुछ किया अगर, तो ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको हम आज के सेशन में भी डील करेंगे, आने वाले आगे के लेक्चर्स में भी, जहां पे मैं मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, वहां पे भी हम डील करेंगे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को। यूपी, हरियाणा एंड दिल्ली, दीज आर द स्टेट्स जहां पे कई बार आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पेपर में, डीजीएस में बहुत सारे हाइपोथेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा एग्जामिनर होता है वो ये देखना चाहता है कि जो स्टूडेंट है उसको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है। सो बेसिकली यू नीड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, 1, and 2, you need how do you apply this law.
सो एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमने पेपर क्लियर कर दिया, पीटी मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर दिया, अब इसके बाद हम क्या बन गए, जुडिशियल ऑफिसर. जब आप वो जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पर बैठेंगे तो आपके सामने आएंगे लाइव केसेस. आप देखोगे आपके सामने इतने परेशान लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपने केसेस लेके. तो जब आप वो कोर्ट रूम में बैठ के उन लाइव केसेस के ऊपर एक्चुअली में अपनी जजमेंट्स प्रोनाउंस करोगे, अपने ऑर्डर्स प्रोनाउंस करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर रहे हो, आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ कर रहे हो, आप जुडिशियल माइंड को एक्सरसाइज कर रहे हो. और यही चीज इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में, यही चीज इन इनडायरेक्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में भी देखी जाती है कि हमने आपको एक सिचुएशन दे दी, जैसे आपकी केस फाइल्स में होता है. आप अगर एक लिटिगेटर हैं या फिर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको पता है कि लिटिगेशन में क्या होता है. एक सूट आ गया आपके साथ, आपके पास एक कहानी आ गई, एक फ्रेमवर्क आ गया. अब इसके ऊपर आपको जो भी आपने लॉ पढ़ा है उसको, लॉ को अप्लाई करके आपको अपना केस बनाना है, आर्ग्यूमेंट करना है और जज साहब को कन्विंस करना है. तो यही सेम चीज को आपको प्रॉब्लम बेस्ड, सिचुएशंस बेस्ड, हाइपोथेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में भी करना होता है. यू हैव टू बेसिकली अप्लाई व्हाटएवर यू हैव लर्नड सो फार. यू हैव टू यूज दोज प्रेसिडेंट्स, यू हैव टू यूज दोज केस लॉज जो आप पढ़ चुके हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, उन सबको अप्लाई करते समय आपको अपना आंसर फ्रेम करना होता है. ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे वो भी हम सीखेंगे, बट बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप एक्सप्लेन करना होता है कि आपका प्रॉब्लम एक्चुअली में कौन सी चीज को, कौन से सेक्शंस को डील कर रहा है, क्या स्टोरी है और क्या आपका इसका सोल्यूशन होगा, क्या आपकी इसकी जजमेंट होगी. और अगर कुछ केस लॉ भी आप मेंशन कर दें, दैट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द केक. ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है ये सारी बातें. इसके बाद और टाइप के क्वेश्चंस जैसे हम बात करें इनडायरेक्ट में ही, तो आपको मेन बॉडी में सारे फैक्ट्स को नहीं लिखना होता, आपको बस जिस्ट लिखना है, क्योंकि फैक्ट्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं. तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ध्यान रखना है टाइम जो एक बार चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता. पूरा साल निकल जाता है तब जाके जुडिशरी की नोटिफिकेशन आती है. तो अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है. ठीक है, आपको टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना. वही फैक्ट्स लिख के दोबारा जो क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हैं जिस्ट में लिख दो, छोटे में लिख दो, बस वही सब कुछ है. आपको क्या करना है, सेक्शंस को लिखना है, केस लॉज जो एप्लीकेबल है वो लिखना है, और आप कैसे अपने आंसर को डिराइव कर रहे हो वो लिखना है. जनरली हम आर्ग्यूमेंट्स को नहीं लिखते हैं. अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बट अगर आपको लग रहा है कि 20 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यू कैन राइट योर आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं, एंड देन हाउ आर यू डिराइविंग एट योर जजमेंट आप वो भी लिख सकते हैं. सो बेसिकली आपको देखना है, समझना है और अलर्ट रहना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे. आपसे क्या पूछ रहा है, डिसीजन क्या है, आर्ग्यू करने को कह रहा है, इल्यूसिडेट करने को कह रहा है, इलैबोरेट करने को कह रहा है, एक्सप्लेन करने को कह रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी पेक्यूलियर, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, एंड क्या नहीं होना, नर्वस नहीं होना है आप सबको. आप लोगों को कॉन्फिडेंट रह के अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं वर्ड लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस. बहुत ही बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट लिख दी है कि आपको इतने, फॉर एग्जाम्पल 250 वर्ड्स में आपको एक आंसर लिखना है या फिर आपको 100 वर्ड्स में एक आंसर लिखना है. तो आपको एक आइडिया पता चल गया कि आपको इतनी दिनों में इतने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है. तो इसमें आपको उसी जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस मान लो, आपको बेसिकली उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपने आंसर्स को लिखना है. प्लस माइनस 10 वर्ड्स इज ओके, यू हैव टू बेसिकली डिलीवर वैल्यू. आपको ऐसा आंसर लिखना है कि अगर एक लेमैन, वैसे एक चीज को आप ध्यान रखें कि जो भी बंदा या जो भी जज या जो भी ऑफिसर या जो भी हायर ऑफिसर आपका पेपर चेक कर रहा है, he is much more qualified than you. But what you have to understand is that you have to frame your answers in such a way that even a layman, even a person who is unaware of the law, even a person who is not knowing anything about law can understand what you are saying. बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज यूज करके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करके कंफ्यूज नहीं करना है. क्लियर शब्दों में
क्रिस्प शब्दों में, प्रिसाइज शब्दों में आपको अपनी बात बोलनी है। सामने वाले को अपने वर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि जी हाँ, आई नो व्हाट इज लॉ, आई नो द प्रोविजंस, आई कैन अप्लाई लॉ एंड आई कैन गिव अ गुड जजमेंट. So basically, you have to deliver your lecture, you have to deliver your answer in a way as if it is a lecture and it is being given to a person who is unaware of anything. तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है और ऐसे आंसर लिखना है जैसे कोई लेमैन भी उसको समझ पाए. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है. अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे वर्ड लिमिट अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या देखना है, अगर तो मार्क्स दिए हुए हैं तो कितने मार्क्स का है उस हिसाब से आपको जज करना है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए. अगर 2-3 पार्ट्स में है क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज कंसिडरेशन, what are the exceptions if there is no consideration, okay, ऐसी चीजें हैं, give some case laws on consideration. तो ये 2-3 पार्ट वाले जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो वर्ड लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज तो हो ही जाती है, बट इट विल बेसिकली डिपेंड दैट आपके आंसर को जस्टिफाई करना चाहिए कि मार्क्स क्या है. आपको वैल्यू डिलीवर करनी है. आंसर पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, बंदे के आंसर में दम है, समझ आ रहा है कि क्या लिखा है. इंपॉर्टेंट केस लॉस को लिख के आना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रोविजंस को लिख के आना मत भूलिएगा. आपको गोल 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 नहीं लिखना है, आपको क्रिस्प लिखना है. यू डोंट हैव टू से एक्स इज शाम्स वाइफ, Sham's wife is X. So you don't have to beat around the bush. You have to be crisp, straightforward. आपने जजमेंट्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि जजेस कैसे लिखते हैं, साफ बात लिखते हैं, क्रिस्प बात लिखते हैं, प्रिसाइज बात लिखते हैं. बड़ा आंसर लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं. एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो हमारी आदत है ना कॉलेज में आंसर लिखने वाली, उसको भूल जाओ. नॉर्मली काफी सारे बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अरे मेंस का आंसर राइटिंग वो तो मैं कर लूंगा, मैं तो इतने अच्छे अच्छे आंसर्स लिख के आता था कॉलेज में, कैसी बात कर रहे हो. तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो हम लोग कॉलेज में आंसर्स लिख के आते थे वो जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 आंसर 10-10 पेजेस के आंसर्स लिखने हैं. आपको क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिलीवरेबल वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, तो जो हमारा कॉलेज वाला आंसर राइटिंग प्रोसेस था उसको भूल जाओ, बिल्कुल वैसे आंसर्स नहीं लिखने हैं. यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल आंसर्स लिखने हैं, जो स्ट्रक्चर को अभी हम डिस्कस करेंगे. उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आपको अपने आंसर्स लिखने हैं. अगर उस स्ट्रक्चर से डेविएट कर जाओगे तो फिर 2-3 क्वेश्चंस रह जाएंगे और उसका बहुत ज्यादा भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है. So you have to practice. You don't have to think that answers तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, पहले स्कूल में भी लिखते थे, कॉलेज में भी लिखते थे, 5 साल लिख दिया कॉलेज में, अब तो लिख ही लेंगे. मेंस की जुडिशरी का आंसर राइटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर कॉलेज का आंसर राइटिंग. सो सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना भी जरूरी है एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बाद 5वें टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस, जहां पे आपको अवॉइड करना चाहिए इलस्ट्रेशंस लिखना. बट अगर आपको लग रहा है कि आप केस लॉ को रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो जो लैंडमार्क केस लॉ था, तो आप क्या कर सकते हो, आप इलस्ट्रेशन भी लिख के आ सकते हो. आपको 2 लाइन इंट्रो में लिखनी है, मेन बॉडी लिखनी है और उसके बाद 1-2 लाइन आपके कंक्लूजन में लिखनी है. 1-2 पेज का आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चंस होने चाहिए, शॉर्ट नोट के आंसर. और उसके बाद लॉन्ग नोट क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब बेसिकली आंसर लिखना कैसे है हमारे जुडिशरी मेन में. तो जो भी बंदा हमारा जुडिशरी का मेंस का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है, उसने ऑलरेडी ही प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन तो क्या कर लिया है, क्रैक कर ही लिया है, तो उसको क्वालिफाइड है वो एंड उसको रिक्विजिट नॉलेज भी है. बट आपका जो राइटिंग स्किल है, जैसे आप अपनी बात को कन्वे करते हो वर्ड्स में, किस अप्रोच से आप लिखते हो, वही आपको ज्यादा मार्क्स लेके जाएगा आपके कॉम्पिटिटर से. तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है आपके मेंस के एग्जामिनेशन से पहले, और अपने स्किल को क्या करना है, इनहैंस करना है, इंप्रूव करना है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो वाला जो कोट है ना, उसको अपने सामने लिख लो और बार बार मेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. ठीक है, अब आपको आंसर क्या लिखना है. कई बच्चों को लगता है कि अरे मैम ये कैसी बात कर रहे हो, इररेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज 3 साल हम लोग या फिर 5 साल वाले लॉ स्कूल में हम ऑलरेडी आंसर्स लिख के आए हैं, हमने तो रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं, मूड कोर्ट्स भी करे हैं, इतने सारे एग्जामिनेशन दिए, तो वी नो एवरीथिंग अबाउट आंसर राइटिंग. स्कूल में भी आंसर राइटिंग करते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर सकते. बट यही बात है दैट यू हैव टू बर्स्ट योर बबल. एंड आपको क्या समझना है कि लॉ स्कूल्स हमें जुडिशरी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आंसर्स लिखने की तैयारी नहीं कराते.
एक टिपिकल लॉ स्टूडेंट की तरह आपको नहीं लिखना है। आपके आंसर को क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए? आपके आंसर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आपको नॉलेज है, और नॉलेज के बाद आप इसको थॉट प्रोसेस के थ्रू इसको आप क्या कर रहे हो? अप्लाई कर पा रहे हो एक सिचुएशन पे। वो चीज जो है, ये जो आपका पॉइंट है, आपके आंसर को रिफ्लेक्ट करना है, आपके थॉट प्रोसेस को, नॉलेज को एंड एप्लीकेबिलिटी को। ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही पॉइंट जो है ये आपको बाकी बच्चों से, बाकी जुडिशरी एस्पिरेंट से अलग स्टैंड आउट कराएगा। So you have to be very clear. You have to be very clear that you do not have to write your answers the way you used to write in your law schools. Okay. अब सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, आपको उनकी आंसर कॉपी पढ़ के ही समझ आ जाती है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, उतनी ही बात लिखनी है जितनी हमारे एग्जामिनर ने पूछी है, और उसको कन्विंस करना है अपनी रीजनिंग से। अगर आप लोगों ने किसी भी कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट करी है या फिर आप लोगों ने देखा है, तो आप लोगों ने देखा होगा जो लॉयर्स होते हैं वो अपना ब्रीफ जो तैयार करते हैं उसमें छोटे से फैक्ट्स होते हैं, उनके लॉ पॉइंट्स होते हैं, जो सेक्शंस को वो रिलाई कर रहे होते हैं वो होते हैं, जिन प्रेसिडेंट्स को, जिन केस लॉज को वो रिलाई कर रहे होते हैं वो होते हैं, और फाइनली उनके हिसाब से, उनकी लॉजिक के हिसाब से, उनकी लॉजिक के हिसाब से जो रीजनिंग आ रही है, जो जजमेंट आ रही है वो होती है। तो लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, और आपका एक स्ट्रक्चर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आपको क्या करना है? एक लॉजिक के हिसाब से करना है, एज इफ यू आर आर्ग्यूइंग बिफोर अ जज। यू हैव टू कन्विंस द जज। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेंस की आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, बट इसके लिए डीमोटिवेट भी नहीं होना कि ओहो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, मैं कैसे करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपको वही चींटी वाला जो एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिया था वही ध्यान रखना है। वो चींटी कितनी बार गिरती है बट फिर उठती है, फिर से चढ़ती है। तो आपको भी घबराना नहीं है, आपको भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, प्रैक्टिस करते रहना है। कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस इज द की टू सक्सेस माय फ्रेंड। सो एटलीस्ट 3 से 6 महीने जब आप लगते हुए आंसर्स लिखेंगे तो आंसर राइटिंग बहुत ही मजेदार हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और कल को पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो आपने, जिसका आंसर ऑलरेडी तैयार नहीं किया था, आप वहीं पे उसका आंसर भी तैयार कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको क्या नहीं करना है? आपको ये नहीं सोचना है कि अरे क्वेश्चंस देख लेता हूँ, लॉ पढ़ लेता हूँ, आंसर राइटिंग तो मैं तभी कर लूंगा। आंसर राइटिंग तभी नहीं होती है स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस। एंड इसी इंटेंशन से, इसी माइंडसेट से हम लोगों ने ये वाले जो मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज को प्लान किया है। हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज आपको मेंस आंसर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देंगे, एंड इसके बाद हम लोग एक सीरीज में आपके साथ डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ यहीं पे लॉ वाला के चैनल पे, सो दैट आप लोगों की तैयारी में हम कुछ योगदान कर पाए। वी कैन हेल्प यू इन सम वे एंड मेक यू द फ्यूचर जजेस ऑफ इंडिया। तो अब क्या करना है? आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सो यू ऑल शुड either take prints of this slide or take a screenshot of this and keep it in front of you. तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, आपको बैकड्रॉप लिखना है। तो आपको ये लिखना है कि सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो लिखनी है, इंट्रोड्यूस करना है अपने आंसर को। ये ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन ही 2-2 पेजेस का चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक बैकड्रॉप से स्टार्ट करो, 5 से 7 लाइनें, मैक्सिमम 5 से 7 लाइनें करो। हेडिंग्स देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना नहीं दो, आपकी मर्जी है। बट मेरा एक सजेशन है, डिफरेंट कलर के पेन्स मत लो, ऐसे 5-6 कलर के रंगीन पेपर मत करके आओ, ठीक है। आप कोई ड्राइंग कंपटीशन में नहीं जा रहे हो, आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके लॉ को जज किया जा रहा है। इट इज अ वेरी सीरियस थिंग। तो आपको क्या करना है? आपको एक ही पेन से लिखो, एक इंक के पेन से लिखो, चाहे ब्लू या ब्लैक, अपनी मर्जी से डिसाइड कर लो। डिफरेंट कलर के पेन्स मत लो। हेडिंग्स लिख सकते हो, अगर कुछ हाईलाइट करना चाहते हो, सिंपल अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो। ये ऐसे तिरंगी वाली अंडरलाइनिंग होती है, ये मत करो। डबल अंडरलाइनिंग मत करो, ये सर्कल्स मत बनाओ, ये जो मैं यहाँ पे आपके सामने बना रही हूँ ये क्लाउड्स, ये मत बनाओ, स्क्वायर्स मत बनाओ, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड अवॉइड। अब होता क्या है, आप लोग बोलोगे कि मैम आप तो इतना सब कुछ मना कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकता मैं अपने आंसर को? मेरा आंसर ब्यूटीफुल हो जाएगा।
पढ़ने वाले को कितना मजा आएगा। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ऑल दीज थिंग्स, अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं आपने मेंस आंसर राइटिंग की, उसमें क्या होता है कि ऑल दीज थिंग्स आर क्वालिफाइड एज मार्क्स। ये मार्क्स कहलाए जाते हैं और ये मार्क्स आपके पेपर को, आपकी आंसर कॉपी को दूसरे बच्चों की आंसर की कॉपी से आइडेंटिफाइबल कर देते हैं। मतलब मैं पहचान सकती हूँ कि जो बच्चा ऐसे ऐसे क्लाउड्स बनाता है वो उसका नाम है आकृति। तो अगर मेरे को ये पता है तो कल को आई कैन गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर मीन्स ऑफ चीटिंग एंड इसके ऊपर आपके ऊपर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो क्यों लेने हैं ऐसे पंगे? अवॉइड करो ये सब चीजों को, साफ सुथरा लिखो, क्लियर हैंडराइटिंग में लिखो, लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखो, ब्यूटीफुल लिखो, बट ये सब कुछ चीजें मत करो। तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, आपको बेसिकली क्या करना है, जो भी बेसिक्स हैं, जो भी आपका जो भी क्वेश्चन है जिस चीज के बारे में डील करता है उसको 5-7 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेन बॉडी की बात करते हैं। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, मेन का आंसर जब हम लिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि क्वेश्चन किस चीज को पूछ रहा है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, प्रोविजंस को समझाना है। और क्या देखना है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो सब कुछ को पढ़े। तो मेरा कहना तो ये है कि जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन आपने 5-7 लाइनों में कर लिया और यहाँ पे मेंस की बात आ गई, तो मेंस की बात में यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना आंसर लिख देना चाहिए और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अपने आंसर को डिले मत करो, यहाँ पे अपने आंसर को लिख दो सबसे पहले और उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि सोचो ये 3-4 पेजेस का है, उसने इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ पढ़ लिया, मेंस का उसने पढ़ना शुरू किया, उसने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा एग्जामिनर को कि आंसर कहाँ है इसका। एक्सप्लेनेशन समझ आ रही है, सेक्शन समझ आ रहे हैं, बट आंसर कहाँ लिखा है। तो अपने आंसर को विजिबल करो, हेल्प करो उस एग्जामिनर को, उस एग्जाम चेकर को जो आपका इतनी सारी कॉपीज चेक करता है, कि उसको आपका आंसर जल्दी से मिल जाए और समझ आ जाए कि हाँ ये जो बच्चा है इसको क्लैरिटी है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, हाउ आर यू डिराइविंग दैट, रेलेवेंट सेक्शंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, केस लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब पूछोगे कितने केस लॉज होने चाहिए, 2 तो लिखने ही चाहिए मेरे हिसाब से, 2 से ज्यादा भी लिख सकते हो। कोशिश करो एक लैंडमार्क, एक रीसेंट केस लॉ लिखो। ठीक है, अगर रीसेंट नहीं पता तो लैंडमार्क लिखो। अब उसमें अपनी मनगढ़ंत नाम मत लिख के आना, राम वर्सेस सुरेश, ये नहीं लिखना है प्लीज, बिल्कुल नहीं करना है, जो हम कॉलेज में करते थे नहीं करना है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो मत लिखो, इन अ लीडिंग केस लॉ लिख दो। ठीक है, अगर एक नाम याद है एक नाम लिख दो, जरूरी नहीं है कि आप गलत मत लिख के आओ, मेरा पॉइंट सिंपल ये है। और अपने मनगढ़ंत नाम भी मत लिख के आओ। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है कि अगर आप यूपी और दिल्ली का पेपर दे रहे हो तो कोशिश करो कि थोड़े से ज्यादा केस लॉज लिखाओ, क्योंकि ये लोग ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिचुएशन बेस्ड पूछते हैं। तो इट इज बेटर अगर आप ज्यादा केस लॉज लिख के आओ, क्लैरिटी आ जाती है एग्जामिनर को भी कि बच्चे को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है। इलस्ट्रेशंस लिखो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बट अगर छोटा आंसर लिखना है, शॉर्ट नोट है, वहां पे इलस्ट्रेशंस मत लिखो। आंसर बेसिकली आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर रहा है, तो आपको अपने आंसर को उस तरीके से लिखना है जहां पे समझ आ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। अब थर्ड पॉइंट आया आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन को भी बहुत बड़ा नहीं लिखना। कंक्लूजन शुड नॉट बी दैट आपने 2-2 पेजेस का कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन शुड बी 2-4 लाइनों का। व्हाटएवर आपने पूरी बॉडी में लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसका क्रक्स, बेसिकली उसका संक्षिप्त आपको लिख के आना है, समरी आपको लिख के आनी है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद कॉमन चैलेंजेस जो बच्चों को फेस करते हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो कॉमन चैलेंजेस देखते हैं, समझ नहीं आता कि थॉट प्रोसेस को कैसे करूं, कैसे चैनलाइज करूं और क्या कहां से लिखना शुरू करूं, किस प्रकार से स्ट्रक्चर करूं अपने आंसर्स को। और कभी कभी हमारी लैंग्वेज में भी गैप आ जाता है, समझ नहीं आता कि इन 2 चीजों को कनेक्ट कैसे करूं। कभी कभी आप बेसिक रूल लिमिट जो होती है, बेसिक रूल जो आपका वर्ड लिमिट को होता है, उसको एक्सीड कर जाते हो। प्रैक्टिस नहीं करते और असेसमेंट नहीं करते। इसके कारण क्या होता है, जब हम एक्चुअली में पेपर में, एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम कैसे इसको लिखें, कैसे अटेम्प्ट करें। नर्वसनेस होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। इस सब को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको एक्चुअली में मेंस आंसर राइटिंग का पैटर्न नहीं पता होता,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, नर्वसनेस हो जाती है। इन सबको जो ये चैलेंजेस हैं इनको आपको अवॉइड करना है, इनको आपको ओवरकम करना है। और इसी के लिए आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग है वो कैसा होना चाहिए, क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। ये 3 वर्ड्स को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपका मेंस का एग्जाम बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द आर्ट टू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन। अब आप करोगे कैसे, तो आपको ये देखना है कि ये 3 कंपोनेंट जरूर होने चाहिए आपके आंसर में। आप अपने आप को इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन आपके पास 100 कॉपियां पड़ी हैं, आपको इन जुडिशरी के बच्चों की 100 कॉपियों को चेक करना है, ठीक है। अब 100 कॉपियों को चेक करना है, सबने इतने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बोर हो जाओगे, है ना। तो अपने आप को उस एग्जामिनर की जगह पे डाल के देखो, अगर किसी का आंसर क्रिस्प, प्रिसाइज और डिजायरेबल है, आपको आंसर को ढूंढना नहीं पड़ रहा, आगे आगे आपको दिख रहा है, साफ हैंड राइटिंग है, तो आपका भी मन करेगा ना अच्छे से जल्दी जल्दी उसको चेक करके नंबर दे दो। बट अगर किसी बच्चे का आंसर आपको समझ ही नहीं आ रहा है, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, इधर की बात वहां जा रही है, कोई लिंकेज नहीं है, कहीं पे भी केस लॉ डला है, कहीं पे भी सेक्शन लिखा है, मजा नहीं आएगा, ठीक है, समझ नहीं आएगा, लगेगा कि बच्चा बहुत कंफ्यूज है, तो वहां पे नंबर नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आप क्या करोगे, जब लिमिटेड टाइम होता है आपके पास, जब आप एग्जामिनेशन के लिए बैठते हो, सिर्फ 3 घंटे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इन 3 कंपोनेंट्स को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे और वो आपको पूरा का पूरा साल का कॉस्ट हो सकता है, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो बेसिकली जुडिशरी जो है, जुडिशियल एग्जामिनेशन जो है, इट इज अ रेस अगेंस्ट द टाइम, एंड एक गलती आपकी बहुत भारी पड़ सकती है, दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या याद रखना है, क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल का रूल याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। क्या स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये आपको 3:3 का रूल, 3 ये पॉइंट्स आ गए, और 3 पॉइंट मैंने क्या बताया, क्रिस्प, प्रिसाइज और डिजायरेबल। ये 3:3 का रूल अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपके मेंस की आंसर राइटिंग में। आपको सेम बात को अलग अलग लैंग्वेज में नहीं लिखना है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को बताओ, बाकी सबको इग्नोर कर दो, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है, आपको बार बार एक तरीके से लिख दिया, फिर दूसरे तरीके से लिख दिया, फिर वो नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू अवॉइड दैट। आपको इन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, और आपको क्या नहीं सोचना है कि कई बच्चों को ये होता है कि आंसर राइटिंग विल कम नेचुरली टू मी, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस इट। मैं जब पेपर में बैठूंगा मेरे को कॉन्सेप्ट सारे पता है, आंसर राइटिंग नॉर्मली नेचुरली आ जाएगी। ध्यान रखें, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ अगर आप इंटरैक्ट करेंगे, अपने एल्यूमिनाइज के साथ, अपने सीनियर्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, वो आपको बताएंगे कि काफी सारे स्टूडेंट्स ब्लैंक आउट भी कर जाते हैं क्योंकि प्रेपरेशन नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं करी होती है, असेसमेंट नहीं होती है, पता नहीं होता है कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें। तो प्लीज अपने साथ ये सब कुछ ना करें, प्रैक्टिस करें, एंड प्रैक्टिस करके अपने आप की जो ये मेंस आंसर राइटिंग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकती हूँ आपकी जिंदगी का है, इसको स्ट्रॉन्ग करें। आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से लिखना है, जो हम लोगों ने बात कर ली। एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए आपकी जब आप बात कर रहे हो एक मेंस आंसर राइटिंग की। आपका पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से डिराइव कर रहे हो। एक होता है ना स्मूथली, जैसे हमारी रिवर फ्लो करती है, उस तरीके से आपके आंसर को फ्लो करना चाहिए कि पढ़ने वाला डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसका मन करे और पढ़ने का अपने आंसर को। एनालिटिकल अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है एनालिटिकल अप्रोच, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको देखना यह है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, चाहता क्या है वो, ठीक है। उसके बाद आपको ये समझना है कि क्वेश्चन किस लेंथ का होना चाहिए। 20 मार्क के लिए आपको इतना छोटा आंसर भी नहीं लिख के आना, जैसे कि आप एक 5 मार्कर के लिए लिख के आते हो, और 5 मार्कर के लिए 20 मार्क वाला नहीं लिख के आना। क्योंकि क्या होता है, हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग एक जुडिशरी के एग्जाम के लिए ना बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। जब वो क्षण आता है ना, जब वो घड़ी आती है, तो हम काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। कई बार तो पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, आगे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, पता नहीं चलता कि क्या पूछा था और हमने एक्चुअली में क्या लिख दिया। एक वर्ड अरेस्ट पढ़ लिया और सब कुछ लिख दिया अरेस्ट के बारे में जो हमें पता था। नहीं करना वो गलतियां जो हम करते थे, वो बिल्कुल नहीं करनी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है,
सिर्फ एक वर्ड के हिसाब से पूरा आंसर नहीं लिख के आना है। आपको एक क्रोनोलॉजी बनानी है, आपका जो रफ एरिया होता है आप उसमें सोच सकते हो, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, मुझसे कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज स्पीशी पूछा है, मैं क्या क्या करूंगा, मैं 299 को समझा दूंगी, अच्छा फिर 300 को समझा दूंगी, फिर समझाऊंगी कि कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस क्यों और मर्डर इज स्पीशी क्यों, ठीक है, और इसके बाद कुछ केस लॉज दे दूंगी, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, इस आंसर का कंक्लूजन लिख के खत्म कर दूंगी। ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लो अपनी रफ स्पेस में, तो इसके बाद आप अच्छे से आराम से अपने आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे। एक यूनिफॉर्म पैटर्न अगर सारे आंसर्स के लिए करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, और इससे आपको जो क्वेश्चन को मिस करने का चांस होता है कि ओहो ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने में लग गया, बाकी पीछे के 2 आंसर्स छूट गए, वो नहीं करना है। सो प्रिपेयर योर आंसर्स बिफोर हैंड एंड अपने स्ट्रक्चर को परफॉर्म कर लोगे, स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर एक बात करें, अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ रहे हो जैसे कन्फेशन को, तो प्रिपेयर करके रख लो, 5 मार्कर आएगा तो क्या लिखूंगी, 10 मार्कर आएगा तो क्या लिखूंगी, 20 मार्कर आएगा तो क्या लिखूंगी। इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके आंसर्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लो। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट मोर और लेस भी अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए, मोर और लेस भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन योर एग्जामिनेशन। प्रॉपर टाइम देना है क्वेश्चन को समझने के लिए। काफी बार हड़बड़ी कर देते हैं, एक वर्ड को लिख के सब शुरू कर देते हैं, बाद में समझ ही नहीं आता कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या था। तो पहले समझ लो कि एग्जामिनर क्या चाहता है और उसी के बाद अपने आंसर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर टाइम देना है, इसीलिए आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि बस ओ यस ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इसको तो मैं जल्दी से अटेम्प्ट करके पूरे नंबर ले लूंगा। पहले समझ लो, क्या पता उसमें कोई हिडन चीज भी आपसे पूछी हो जो आप आंसर करना भूल सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट्स पे फोकस जरूर करना है। कई आंसर्स जहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखना है, +-10 इज फाइन, बट मोटा मोटा आपको इस वर्ड लिमिट के अंदर ही आंसर आपको देना है। एग्जामिनर आपसे कोई अप्रोप्रिएट आंसर चाहता है उस वर्ड लिमिट के अंदर, तो आपको जरूरी है उसके अंदर ही रखना। ये नहीं करना कि आपको बोला है 250 वर्ड्स में लिखने के लिए और आप 350 वर्ड्स लिख के, नो यू डोंट हैव टू डू दैट। इससे आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को संक्षिप्त में चीज लिखनी नहीं आती, इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, इसको जो पता था टॉपिक के ऊपर इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। ये आपको बैकफायर कर सकता है, आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिख देते हैं कि हम भी नहीं पढ़ पाते कि हमने लिखा क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज लिखें, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऐसा बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश भी लिख के आने की जरूरत नहीं है। पेपर चेकर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, वरना ये पूरी की पूरी चीज आपका नुकसान कर सकती है। इंटरेस्टिंग, बिग एंड टफ लैंग्वेज आपके आंसर को बहुत ही बढ़िया या अट्रैक्टिव नहीं कहेगी। लीगल मैक्सिम्स को जरूर लिख के आए, लीगल मैक्सिम्स को जरूर लिख के आए, फ्रेजेस को जरूर लिख के आए, बट ऐसी टफ लैंग्वेज भी ना लिखें जो आपको बैकफायर कर जाए, ठीक है। बट लीगल मैक्सिम्स काफी बार आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलवा सकते हैं। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ लिखें। कभी कभी होता क्या है, कॉमा लगा के हम लोग 5-5 लाइनों का एक सेंटेंस बना देते हैं। वो अच्छा तरीका नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ including English in your language, writing in English, that is not the best way. So short answers, short crisp language, short crisp sentences लिखे, जिससे कि जो एग्जामिनर है, जो मार्क्स दे रहा है, उसको चेक करने में भी मजा आए। आपको ये भी ट्राई करना है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखें। बहुत बड़े पैराग्राफ जब हम लिख देते हैं उसमें काफी सारी चीजें गुम जाती हैं, मुश्किल होता है उसमें से चीजों को छांटना। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाने हैं, और जिससे कि जो आपका एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो और वो आराम से आपके आंसर में से चीजों को ढूंढ पाए। आपको केस लॉज को जरूर मेंशन करके आना है। केस लॉ हमेशा ही अच्छा इंप्रेशन डालता है हमारे एग्जामिनर के ऊपर। पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के साथ साथ केस लॉ की बैकिंग भी है, फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है, प्रेसिडेंट्स जानता है, ये कल को अपनी आर्ग्यूमेंट्स में भी ये प्रेसिडेंट्स को इंक्लूड कर पाएगा। तो केस लॉज बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालते हैं आपके ऊपर। जब बात करें हम पेपर की, तो आपको क्या करना है, केस लॉज को जरूर अपने आंसर्स में लिख के आना है। मिनिमम 2 केस लॉज आपको लिखने हैं अपने आंसर्स में, बट अगर कोशिश कर सकें तो उससे ज्यादा भी लिख के आ सकते हैं।
इवन इफ आप लोगों को साइटेशन याद नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लें। आपको अगर वर्डिक्ट याद है, एक्चुअली में रीजनिंग क्या दी गई है, जजमेंट क्या है, तो भी चलेगा। एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं है जानने में कि नेम क्या है या स्टोरी क्या थी, वो इंटरेस्टेड है जानने में कि वर्डिक्ट क्या हुआ। अगर साइटेशन याद नहीं है तो कोई भी मनगढ़ंत नाम मत लिख के आइएगा अपने हिसाब से। यू कैन जस्ट राइट इन अ लीडिंग केस लॉ ये बोला गया है। तो आपको क्या नहीं करना है, मनगढ़ंत कहानियां नहीं लिख के आनी है। टाइम लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो मेंस का, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन जिसके इक्वल मार्क्स हैं उसको आपको छोड़ के नहीं आना है। तो आपको हर एक क्वेश्चन को उतना ही टाइम देना है जितना जरूरी है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को तो आपने 1.5 घंटे में लिखा और बाकी पूरा पेपर आप 1.5 घंटे में लिख के आ रहे हैं। तो टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोगों को डिवाइड करना है टाइम को इक्वली, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को आप क्या दे पाए, जस्टिस कर सके, उसके साथ ढंग से आप उसका आंसर लिख पाए। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइम या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड लिमिट लिख के आ रहा है तो आपको उसके अंदर ही लिख के आना है, नहीं तो आप बाद में जाके पैनिक करना शुरू कर देंगे और आप अपना जो नर्वसनेस है, एंजाइटी ट्रिगर होनी शुरू हो जाएगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, टाइम को फॉलो करना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। अब क्या ध्यान रखना है, अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो आपको इश्यूज फ्रेम करने हैं। मूड पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ लॉ क्या है, हमारे सेक्शंस क्या है, प्रोविजंस क्या कहते हैं, फैक्ट एंड लॉ को इवैल्यूएट करना है। और इसको इवैल्यूएट करते करते क्या रीजनिंग आ रही है आपके आंसर की, क्या लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आपको अपने आंसर्स के बीच में लिंकिंग करनी है। कोशिश करें जहां पे भी पॉसिबल हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि क्या कहलाया जाता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उससे अगर आप अपने लॉज को, अपने आंसर को लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 21 जहां पे लाइफ और लिबर्टी की बात होती है, अगर आप इसके साथ अपने आंसर्स को लिंक कर सकते हैं तो वो सोने पे सुहागा माना जाएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिलर है सारे लॉज का। तो आपका अगर लॉ में, आपके अगर आंसर में थोड़ा सा भी कनेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप दिखा दें तो फिर वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा हमारे एग्जामिनर के सामने और पता चलेगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, लर्न करना है, रिपीट करना है और कंसिस्टेंट रहना है। यही 3 मंत्र हैं हमारे सक्सेस के जब हम किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और वो आप कैसे कर पाएंगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को लर्न करा है, उसको बार बार दोहराया है, रिविजन करा है, रिपीट किया है और उसके बाद आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आपका जो सक्सेस है उसकी परसेंटेज, उसके चांसेस बहुत ही ऊंचे हो जाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है जब हम जुडिशरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। उस सिलेबस को आपको डिवाइड कर देना है, कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है और कुछ जो नॉट सो इम्पोर्टेंट है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने टाइम को मैक्सिमम इस पे देना है, उसके बाद इस पे देना है और ये नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम देना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ के जरूर जाइएगा। अवेयरनेस होनी चाहिए, फेयर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जुडिशरी एग्जाम का कुछ नहीं भरोसा, कभी भी कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता कि ये टॉपिक नहीं आएगा। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी ध्यान जरूर दीजिएगा। बट जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आंसर्स प्रिपेयर कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कन्फेशन, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इनके ऊपर आंसर्स प्रिपेयर करके रख लीजिए आप। अब मेरी तरफ से कुछ डूज एंड डोंट्स आपके लिए, जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी कर रहे हैं और जब हम पेपर लिख रहे हैं तो कुछ डोंट्स एंड डूज है, इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो थोड़ी हेल्प जरूर होगी आपको। अपने आंसर शीट पे साइन ना कीजिएगा। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, जजमेंट का, हम जब जजमेंट राइटिंग हम लोग करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जजमेंट जब हम करते हैं हम लिखते हैं साइंड बाय, और यहाँ पे मैंने अगर कर दिया आकृति तो यही कर दी मैंने सबसे बड़ी गड़बड़। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेपर है मेरा, ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आकृति का पेपर है। ये एक अनफेयर मीन माना जाता है और इससे चीटिंग भी माना जा सकता है। ये आपके पेपर को सेट असाइड करा सकता है, ये आपको कैंसिलेशन करा सकता है। प्लीज बिल्कुल भी अपने नाम के सिग्नेचर्स ना करें, अपना नाम ना लिखें। ठीक है, तो आप XYZ लिख लें,
ABC लिख ले, कुछ भी लिख ले, बट अपना नाम लिख के ना। 2-3 इंक के पेन मत इस्तेमाल कीजिए, एक पेन यूज करिए, ब्लू हो या ब्लैक, जो आपकी मर्जी हो। अंडरलाइनिंग का मैंने आपको बताया था, एक सिंगल अंडरलाइनिंग इज फाइन, बट इंपॉर्टेंट चीजों को ही अंडरलाइन कीजिए। कई बार आप देखोगे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे आंसर को अंडरलाइन करें, क्या फायदा होगा उसका? कुछ फायदा नहीं होगा, एग्जामिनर और चिढ़ जाएगा। अगर सेक्शन को अंडरलाइन कर रहे हो, जैसे सेक्शन 302 समझ आती है, केस लॉ को अंडरलाइन कर रहे हो समझ आती है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको अंडरलाइन कर रहे हो समझ आती है, हर एक चीज को अंडरलाइन ना करें। ये डबल अंडरलाइनिंग ना करें, कर्ली अंडरलाइनिंग ना करें। मैंने आपको बताया बॉक्सेस मत बनाइए, कर्ल्स मत बनाइए, ये क्लाउड्स मत बनाइए, ये सब कुछ मत करें अपने पेपर में। ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर देता है आपके पेपर को दूसरों से। गुड हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हैंड राइटिंग इज जरूरी है। सही चीज लिखें, क्लियर लिखें और फास्ट लिखें। टैबुलर फ्लो चार्ट बनाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंक्लूजन जरूर लिखें, वही आपके पेपर को जो दूसरे बच्चों से अलग कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये वाला जो जुडिशरी का एस्पिरेंट है इसको काफी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो वो चीज जरूर करें। अब हम लोग जब पूरा हमें समझ आ गया है कि मेंस आंसर राइटिंग में क्या क्या करते हैं, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और अब कुछ टाइम तक मैं आप लोगों को इन सीरीज के माध्यम से आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है स्टूडेंट्स, यू कैन चेक इट, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे मेंस में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली, हु इज सेड टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कई बार क्या होता है, बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अनलॉफुल असेंबली मुझे आता है, और शुरू हो जाते हैं लिखना। प्लीज ये गलती बार बार मत कीजिएगा, समझिए क्या पूछ रहा है एग्जामिनेटर। आपको 1 मिनट लगाना है क्वेश्चन को समझने में। व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, किसको बोला जाता है कि ये बंदा मेंबर होता है अनलॉफुल असेंबली का। व्हेन इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली constructively liable for the offense committed by any other member of that assembly। तीसरा पॉइंट, 3 पार्ट पूछ चुका है, और चौथा पॉइंट पूछ रहा है कैन लेस देन 5 persons be convicted with the aid of section 149। 4 things this question is asking। अब रफ में दिमाग में बनाओ, सबसे पहले पूछ रहा है अनलॉफुल असेंबली क्या है, मतलब 141, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है मेंबर के बारे में बात कर रहा है, मतलब सेक्शन 142। When is member of an unlawful assembly constructively liable for offense committed by any member other member of assembly, मतलब हमारे से essentials भी हमें लिखने पड़ेंगे, कुछ केस लॉज भी लिखने पड़ेंगे, और फिर बात कर रहा है कि 5 लोगों से कम अगर हो तो क्या आप सेक्शन 149 के अंदर उसको कन्विक्ट कर सकते हो। ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। ये क्वेश्चन एमपी सिविल जज 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को ही डील करने वाले हैं इन सीरीज के अंदर। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आंसर राइटिंग पे जाऊं, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वैसे आई नो आप लोग ऑलरेडी लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, या फिर आप लोगों ने फाउंडेशन बैच में हमारे साथ पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा। बट एक बार अनलॉफुल असेंबली क्या होती है और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तो अनलॉफुल असेंबली होती है जहां पे 5 या 5 से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के साथ पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को, पब्लिक का जो पीस है, पब्लिक की जो स्टेबिलिटी है, उसको डिस्टर्ब करते हैं और कोई अनलॉफुल ऑफेंस करते हैं। कॉमन इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कॉमन इंटेंशन के साथ ही दुनिया को, पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं और कोई अनलॉफुल ऑफेंस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है हमारे सेक्शन 141 का। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। वो पब्लिक सर्वेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, उसको रुका रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई मिसचीफ या ट्रेसपास करना चाहते हो किसी भी प्रॉपर्टी या पर्सन के ऊपर, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करते हो और किसी पर्सन को डिप्राइव करते हो, रोकते हो कि वो अपना जो लीगल राइट है उसको एंजॉय ना कर सके, या फिर आप क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करते हो और एक पर्सन को कंपेल करते हो कि वो कोई ऐसा काम करे जो वो लीगली बाउंड नहीं था।
तो ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को सेक्शन 141 के अंदर मिल जाते हैं। ये एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव है, एम है एक अनलॉफुल असेंबली का। बट क्या जरूरी है, 5 या 5 से ज्यादा लोग होने जरूरी हैं। क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखना है कि इनका कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जरूरी नहीं है। क्या हो सकता है कि उसी टाइम पे कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाए। हो सकता है कि 5-6 लोग ऑलरेडी एक बस स्टैंड को तोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 लोग और आ गए और वो इनके साथ मिलके बस स्टैंड को तोड़ने लग गए। तो यहाँ पे स्पर ऑफ मूवमेंट पे उसी क्षण में इनका कॉमन ऑब्जेक्ट फॉर्म हो सकता है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, बट क्या ध्यान रखना है, कॉमन ऑब्जेक्ट पहले से बना हो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। कॉमन ऑब्जेक्ट अभी भी बन सकता है, उसी क्षण पे भी बन सकता है। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 141 की, तो वहां पे तो वो 5 पॉइंट्स पढ़ लिए। सेक्शन 142 बात करता है कि मेंबर होना जरूरी है एक अनलॉफुल असेंबली का। मेंबर होना चाहिए और दूसरा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है कॉमन ऑब्जेक्ट। इंटेंशनली आप ज्वाइन करते हो या फिर आप कंटिन्यू करते हो उस अनलॉफुल असेंबली को, तो आप क्या कहलाए जाओगे, आप बोले जाओगे कि आप मेंबर हो उस अनलॉफुल असेंबली के। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आप ऑफेंस कर रहे हो, डायरेक्टली लाइबल हो गए क्योंकि आप एक मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली के। बट सोचो कि आपने ऑफेंस नहीं किया, किसी और मेंबर ने ऑफेंस किया, स्टिल आप कंस्ट्रक्टिवली लाइबल होगे, क्योंकि अगर आप मेंबर हो उस अनलॉफुल असेंबली के लिए तो आपके ऊपर वाइकेरियस लाइबिलिटी या फिर कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मानी जाती है और डीम करा जाता है, एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाता है कि आपने भी वो ऑफेंस किया है। सो इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे ए बी सी डी ई एफ जी ये एक अनलॉफुल असेंबली है, यहाँ पे सिर्फ ए और बी ने ऑफेंस किया, बट स्टिल all others will also be liable for that unlawful offense, for that offense, because they are all members of that unlawful assembly under section 142। ठीक है, अब पनिशमेंट क्या दी गई है, तो कोई भी बंदा जो कि मेंबर है एक अनलॉफुल असेंबली का, उसको पनिशमेंट हो सकती है 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट या फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। अब सेक्शन 149 क्या कहता है कि हर एक मेंबर जो अनलॉफुल असेंबली का है उसको हम गिल्टी कहेंगे उस ऑफेंस के, अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट था, जैसे कि अगर हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट था बैंक को लूटने का, तो बैंक को लूटने का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोसिक्यूशन में, उसके फर्दरेंस में जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके लिए आप सारे मेंबर्स को कंस्ट्रक्टिवली लाइबल ठहराओगे, वाइकेरियसली लाइबल ठहराओगे। तो हर एक मेंबर को जो कि ऑफेंस के टाइम पे मेंबर था अनलॉफुल असेंबली का, चाहे उसने ऑफेंस किया हो या ना किया हो, अगर कुछ भी हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रति हो रहा है, इन फर्दरेंस हो रहा है, तो आप उन सबको लाइबल ठहराओगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या आ गए कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए सेक्शन 141 के अंदर, जो अक्यूज्ड है उसको मेंबर होना जरूरी है अनलॉफुल असेंबली का जब उसने ऑफेंस किया। बाकी सारे जो लोग हैं उनको भी हम लाइबल ठहराएंगे क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिवली लाइबल या वाइकेरियसली लाइबल होंगे, और ऑफेंस जो कमिट हुआ है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट हुआ है, जो भी हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको अचीव करने के लिए ही ये जो भी ऑफेंस हुआ है वो हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है जो आपको ध्यान रखना है, हिडन वेपन का। हो सकता है ए बी सी डी ई एफ ये लोग बैंक लूटने जा रहे हैं, बट इनमें से किसी को नहीं पता कि ए ने एक गन को छुपाया हुआ है। अगर आपको नॉलेज है हिडन वेपन की तो आप सारे लाइबल होगे अगर उस गन के थ्रू किसी का मर्डर हो जाता है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लाइबल नहीं होगे। तो ध्यान रखना है हिडन वेपन में 2 कॉन्सेप्ट, नॉलेज है या फिर नो नॉलेज, इन 2 कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। अभी हमारे क्वेश्चन में ये वेपन वाली बात नहीं पूछी गई है, बट क्योंकि मैं आपको समझा रही थी तो मेरे को लगा ये वाला पॉइंट भी आपको समझा देती हूँ। तो ये हिडन वेपन वाला ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे हम हिडन वेपन वाला अपने आंसर में नहीं लिख के आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चनर जो एग्जामिनर है उसने हमसे नहीं पूछा है, तो यही चीज का ध्यान रखना है। अब जो भी मैंने सब कुछ अनलॉफुल असेंबली में पढ़ा है मैं सब कुछ आंसर में नहीं लिख के आऊंगी, मेरे को ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। एक कॉन्सेप्ट होता है रिटायर्ड हर्ट का,
मतलब आपने अनलॉफुल असेंबली को छोड़ दिया। अगर आपने अनलॉफुल असेंबली को छोड़ दिया देन यू विल नॉट बी लाइबल, जो भी एक्ट होता है। जैसे ABCDEF मान रहे थे, अगर एफ ने इस अनलॉफुल असेंबली को छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने बैंक को लूटा, देन दिस पर्सन विल नॉट बी लाइबल फॉर द ऑफेंस जो कि उसके छोड़ने के बाद हुआ है। तो अब ये कॉन्सेप्ट्स को आप अपने आंसर में नहीं लिखोगे क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं गया है। क्या नेचर ऑफ ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 149 में? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये सेक्शन है ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस को और डिस्टिंक्ट ऑफेंस को क्रिएट करता है। ठीक है, यही बात इन्होंने लालजी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1989 में बोली गई थी। ठीक है, बट 3 डिकेड्स के बाद वीनू भाई रामचंद भाई पाटिल वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पाटिल 2018 में एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के क्या बोला कि ये जो प्रोविजन है ये एक सेपरेट ऑफेंस को क्रिएट नहीं करता, नॉट अ सेपरेट ऑफेंस, रादर ये वाइकेरियस लायबिलिटी को प्रमोट करता है, वाइकेरियस लायबिलिटी को क्रिएट करता है, जहां पे अगर आप मेंबर हो एक अनलॉफुल असेंबली के, चाहे आपने ऑफेंस किया है या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, मेंबर हो किसी और ने ऑफेंस किया है तब भी आप लायबल होगे। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा, सेक्शन 149 फाउंडेशन रखता है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की, वाइकेरियस लायबिलिटी की, और एक सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं क्रिएट करता। अब 2022 का एक रीसेंट केस लॉ भी पढ़ लेते हैं अनलॉफुल असेंबली में, महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि कंप्लेनेंट्स को अटैक किया गया विद लाठीज एंड फरसा बाय 19-20 पीपल जबकि दे वर ऑन देयर वे बैक टू द विलेज। अटैकर्स ने उनको अब्यूज किया और बाद में उनको असॉल्ट भी किया। हाई कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने अपहेल्ड किया ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन को अंडर सेक्शन 325 रेड विद सेक्शन 149 आईपीसी। एपेलेंट ने बाद में जाके अपील किया सुप्रीम कोर्ट को और क्या बोला कि आउट ऑफ द 20 अक्यूज्ड पर्संस इन द चार्जशीट 17 को तो अक्विट कर दिया गया, 3 अक्यूज्ड को आपने कन्विक्ट किया है अंडर सेक्शन 325 रेड विद सेक्शन 149। इशू जो फ्रेम किया गया वो क्या था कि accused was whether the accused was rightly convicted under section 149 even though charges जो फॉर्म थे against less than 5% थे। अनलॉफुल असेंबली जब पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, 5 या 5 से ज्यादा लोग। इशू आया कि क्या इनकी जो कन्विक्शन हुई है सेक्शन 149 में वो ठीक थी, क्योंकि जो चार्ज थे वो तो 5 लोगों से कम के ऊपर लगाए गए थे। बेंच ने ये बोला, बेंच ने क्वॉश कर दिया ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट दैट कन्विक्टेड द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 325 रेड विद 149, और उन्होंने क्या रीजनिंग दी, उन्होंने बोला कि जब आप सेक्शन 149 को लगा रहे हो तो 5 या 5 से ज्यादा लोग होने जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो 5 या 5 से ज्यादा लोग कोर्ट के सामने आए हो और उनका कन्विक्शन भी हुआ हो। 10 जो चार्ज था सेक्शन 149 का वुड बी मेंटेनेबल इवन दो इट वाज अगेंस्ट लेस देन 5 पीपल, क्योंकि जो बाकी अक्यूज थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बट इन टोटल देयर शुड बी मोर देन 5 पर्सन्स। तो बेसिकली अगर ज्यादा लोग हैं, 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, चाहे उनमें से किन्हीं लोगों को आप आइडेंटिफाई कर पाए और किनको नॉट आइडेंटिफाइड, तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी 149 का चार्ज लग जाएगा। However, प्रेजेंट केस में ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था एंड ओनली 3 persons were convicted under section 149, so the charges cannot be maintainable. चार्ज कब मेंटेनेबल होगा सेक्शन 149 के ऊपर, 149 के अंदर, जब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तभी 5 या 5 से कम के ऊपर सेक्शन 149 लग पाएगा, वरना आपको 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम आंसर क्या लिखते हैं। ये एक सैंपल आंसर है स्टूडेंट्स, इट कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जरूरी नहीं है यही कॉपी पेस्ट करके आना है, ये एक सैंपल है, ये बस आपको समझाने के लिए है कि आप किस प्रकार से अपने आंसर को फॉर्म करें। माय रिक्वेस्ट विल बी कि आप लोग इनको समझें। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले हमने डील किया अनलॉफुल असेंबली के ऊपर जो क्वेश्चन, फिर हमने एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन किया, अब हम डील करने वाले हैं आंसर। माय रिक्वेस्ट विल बी कि आप सब अपने अपने आंसर्स खुद प्रिपेयर करें, एक नोटबुक रखें, मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर अपने आंसर्स प्रिपेयर करें। ये जो सीरीज है इसको आप अपनी प्रैक्टिस में हेल्प करें, एक आपको ओवरव्यू देने के लिए है जिससे कि आप लोगों को डायरेक्शन मिले। ठीक है, तो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, हर एक बंदे का आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, तो ये एक सैंपल है आप लोगों के सामने। तो हमने बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें लिखना चाहिए इंट्रो, उसके बाद हमें बॉडी लिखनी है और उसके बाद हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन। तो हमने इस आंसर में क्या किया,
हमने इस आंसर में लिखा कि एक ग्रुप लाइबिलिटी जो होती है, जो कि पर्टेन करती है टू एन अनलॉफुल असेंबली, अ पर्सन मे बी कंस्ट्रक्टिवली लाइबल फॉर एन ऑफेंस बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग जस्ट अ मेंबर ऑफ इट, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसने कोई स्पेसिफिक एक्ट सीरियस एक्ट किया है जो कि एट्रीब्यूटेबल है उसको या नहीं। तो ये आ गया मेरा इंट्रोडक्शन, जहां पे मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि एक ग्रुप लाइबिलिटी जो होती है, जहां पे हम एक अनलॉफुल असेंबली की बात करते हैं, वहां पे किसी भी मनुष्य को, किसी भी मेंबर को आप कंस्ट्रक्टिवली लाइबल ठहरा सकते हो, क्योंकि वो एक मेंबर है हमारी अनलॉफुल असेंबली का, चाहे उसने वो स्पेसिफिक एक्ट किया है या फिर नहीं किया है। अब ये इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, मैंने बता दिया बेसिकली कि टॉपिक किसके बारे में डील कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ से शुरू हो रही है बॉडी, ठीक है। बॉडी में हमने क्या किया, इन द गिवन क्वेश्चन जो भी पॉइंट ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वो क्या डिस्कस करता है। सबसे पहले सेक्शन 141 की बात पूछी थी, व्हाट इज एन अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली कहाँ लिखा गया है, सेक्शन 141 में, हम उसको बताएंगे। सेक्शन 141 ऑफ द आईपीसी ऑफ एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 और मोर पर्सन जरूरी है, ठीक है, गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनलॉफुल असेंबली, जैसे ही उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या रिलेट करता है, वो 5 चीजें याद है, सेक्शन 141 में वो 5 चीजें हमने पढ़ी थी। सबसे पहले क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, रेजिस्ट करता है कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, कोई भी मिसचीफ, ट्रेसपास या कोई और ऑफेंस कमिट करता है, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है और किसी की प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेता है, या फिर उसके किसी भी राइट से उसको डिप्राइव करता है, या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसको कंपेल करता है कि वो कोई भी ऐसा काम करे जो वो लीगली बाउंड नहीं। दिस इज प्योर सेक्शन। तो हमने क्या लिखा, उन्होंने पूछा था कि भैया क्या होता है अनलॉफुल असेंबली, हमने बता दिया अनलॉफुल असेंबली क्या होता है, सेक्शन 141 बताता है, मैंने वो लिख दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये बोलता है, क्लैरिफाई करता है कि एक असेंबली विच इज नॉट लॉफुल एट द कमेंसमेंट में बिकम सब्सिक्वेंटली एन अनलॉफुल असेंबली। जब आप बैरक खोलोगे तो आप देखोगे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 141 ये कहता है कि हो सकता है 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने एक असेंबली फॉर्म करी थी, जब उन्होंने शुरू करी थी तो वो अनलॉफुल नहीं थी, बाद में जाके वो अनलॉफुल हो गई। यही बात हमने एक्सप्लेनेशन में बता दी, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। सो रेक्विजिट कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो कभी भी फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। यहां तक मैंने बात करी मेरी अनलॉफुल असेंबली की। सेकंड पार्ट में उसने पूछा था मेंबर के बारे में। मेंबर के बारे में कहां लिखा गया है, सेक्शन 142 के अंदर। तो सेक्शन 142 डिक्लेयर करता है कि कौन होता है मेंबर एक अनलॉफुल असेंबली का। इन ऑर्डर टू होल्ड अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, 2 इंग्रेडिएंट्स, 2 कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। कौन सी, सबसे पहले जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है असेंबली को, उसको अवेयर होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए फैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट की कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल है। तो बेसिकली उस बंदे को जो मेंबर है वो ज्वाइन कर रहा है या फिर वो फॉर्म कर रहा है एक अनलॉफुल असेंबली को, एक नॉलेज के साथ कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ये है। सेकंड, अगर वो इधर इंटेंशनली ज्वाइन करता है या फिर अगर उसने ज्वाइन करा है और वो अवेयर है, वो कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि आपकी एक अनलॉफुल असेंबली जहां पे असेंबली पहले बनी थी, बाद में जाके वो अनलॉफुल हो गई, तो वो कंटिन्यू कर रहा है इवन डिस्पाइट नोइंग कि उसके जो अब असेंबली है वो अनलॉफुल हो चुकी है, कोई ऑफेंस करने वाली है, जो कि हमारे सेक्शन 141 के अंदर हमने पढ़ा है। तो ये 2 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने जरूरी है, 142 के अंदर हमने पढ़ा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया एक केस लॉ, ठीक है, एक केस लॉ लिख दिया। यहाँ पे मुझे केस का नाम याद है तो मैंने लिख दिया, नहीं तो आप नहीं भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चंदन बिहारी गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मेरे को साइटेशन भी याद थी, मैंने लिख दिया, आपको नहीं याद कोई टेंशन की बात नहीं है। दैट मेयर प्रेजेंस ऑफ अक्यूज अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि आप उनको गिल्टी ठहराओगे कि वो कॉमन ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेयर बाई स्टैंडर्ड्स को आप क्या नहीं बोल सकते, मेंबर नहीं बोल सकते, उन्होंने कोई एक्ट करना जरूरी है। तो ये बात बोली गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमने वो केस लिख दिया मेंबर्स के ऊपर, ठीक है। If a person is the member of an unlawful assembly एक particular time में within the meaning of section 142, then section 149 उसको liable ठहराएगा vicariously। थर्ड पार्ट आ गया स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन का थर्ड पार्ट को अब आंसर कर रहे हैं कि अगर एक बंदा मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर,
जो कि 142 के अंदर डिफाइंड है कि मेंबर कौन होता है, देन सेक्शन 149 आईपीसी उसको वाइकेरियसली लायबल ठहराएगा अगर कोई भी एक्ट कोई और थर्ड पर्सन कोई और मेंबर भी करता है, इरिस्पेक्टिव उसका क्या रोल था इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अगर जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि हमारी अनलॉफुल असेंबली का था, या फिर जो ऑफेंस कमिट किया गया है वो इस प्रकार का है, इस नेचर का है कि जो मेंबर है उसको नॉलेज थी कि ये कमिट किया जाएगा कब, कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में। ठीक है, तो ये हम थर्ड पार्ट को आंसर कर रहे हैं। इसमें एक और केस लॉ ऐड कर दिया मैंने, ऑनरेबल एपिक्स कोड, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मेरे को याद थी साइटेशन तो हमने लिख दिया कि सेक्शन 149 फिक्स करता है लाइबिलिटी अंडर टू पार्ट्स एंड ईच वन इज ऑल्टरनेटिव। ये दोनों पार्ट्स ये अपने आप में और लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिव है, या तो वो खुद से कमिट कर रहा है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर उसको पता है कोई और मेंबर कर रहा है बट उसको नॉलेज है कि जो भी एक्ट हो रहा है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट हो रहा है। Therefore, even if the first part of the section does not apply, दूसरे पार्ट के कारण आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है। Knowledge of likelihood commission of offense can be understood from the surrounding facts। अब आपको एक और चीज लिखनी जरूरी है कि ये जो नॉलेज है कि क्या ऑफेंस होने वाला है अनलॉफुल असेंबली का, तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा सराउंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, जहां से क्या वेपन कैरी कर रहे हो, वेपन वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, कैसा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्या कॉमन ऑब्जेक्ट उन्होंने पहले प्लानिंग करी थी, उन सब से आपको पता चल जाएगा कि नॉलेज थी या फिर नॉलेज नहीं थी। ठीक, तो सेक्शन 149 को अट्रैक्ट करने के लिए अब ये हमारा थर्ड पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे हमने एसेंशियल कंडीशंस लिख दी हमारे सेक्शन 149 की। सबसे पहला 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, जो ये कॉमन ऑब्जेक्ट था ये वही कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमने सेक्शन 141 के अंदर पढ़ा था, जो कि स्पेसिफाइड है। पर्टिकुलर ऑफेंस जो कमिट किया जा रहा है वो है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर विद इन द रिक्वायर्ड नॉलेज। तो इन सब पॉइंट्स का, ये सारी एसेंशियल कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है जब हम सेक्शन 149 की बात करते हैं। तो हमारे आंसर में हमने अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 लिख दिया, सेक्शन 142 लिख दिया, दो केस लॉज लिख दिए, 149 को समझाया और उसके इसेंशियल फीचर्स को लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 149 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को, इसेंशियल कंडीशंस को लिखना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट जब लिखा, अब ये मेरा फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहा है। अनलाइक इंग्लिश लॉ जहां पे 3 पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक अनलॉफुल असेंबली की, हमारे यहाँ पे इंडिया में 5 या 5 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। इस पॉइंट को लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। अब एक और केस लॉ लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिश किया, मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1963 SC 174। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटेडली सेइंग, स्ट्रेस मत लेना अगर साइटेशन याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं। दैट जहां पे ओनली 5 नेम पर्सन्स हैव बीन चार्ज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन अनलॉफुल असेंबली, और उनमें से एक या एक से ज्यादा लोगों को आपने एक्विट किया है, रिमेनिंग अक्यूज को जो कि लेस देन 5 हैं, आप उनको कन्विक्ट नहीं कर सकते एज मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली जब तक ये प्रूव नहीं कर देते कि इन कन्विक्टेड पर्सन्स के अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो अनआइडेंटिफाइड थे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये जो अबव मेंशन केस है, इसी बात को रिआइटरेट किया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने मैना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में भी। देखो 4 केस लॉज लिख दिए मैंने, क्योंकि मुझे नाम याद थे तो मैंने लिख दिए। ठीक है, आपको याद नहीं है तो मिनिमम 2 तो जरूर लिख के आना है। अब कंबाइंड रीडिंग जब हम करते हैं सेक्शन 141 की और 149 की, वो क्या शो करता है कि एक असेंबली जो कि लेस देन 5 मेंबर्स की है वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी, किसके अंदर, within the meaning of section 141, therefore form the basis of conviction of an offense with the aid of section 149। the only situation जहां पे लेस देन 5 लोगों को आप कन्विक्ट कर सकते हो वो वही सिचुएशन है जहां पे आप ये दिखा सकते हो कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि अननोन थे या फिर अनआइडेंटिफाइड थे। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे मैंने अपना कंक्लूजन शुरू कर दिया आंसर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अपना एक सैंपल दिखाया आपको जहां पे हम लोगों ने अनलॉफुल असेंबली
अनलॉफुल असेंबली को कवर करा, हम लोगों ने अनलॉफुल असेंबली को कवर करा, हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, एक बार रिवाइज कर लिया, और उसके बाद हमने मेंस का आंसर करा। हमने ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में 4 पार्ट्स थे, चारों को हमने डील करा, जहां पे सेक्शन 141 बता दिया क्या है, 142 बता दिया, वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बताया, हमने क्या बताया सेक्शन 149 क्या है, और उसके बाद हमने बताया कि अगर 5 या 5 से कम लोग हैं तो उनको आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हो 149 के अंदर, जब तक आप ये प्रूव ना कर दो कि कुछ लोग क्या थे, अनआइडेंटिफाइड थे। ये एक सैंपल था आपके सामने कि मेंस का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस जो पूरा का आज का सेशन था, इसका अगर मैं कंक्लूजन करूं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि मेंस आंसर राइटिंग कितना जरूरी है, क्या डूज हैं एंड क्या डोंट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो आप लोग फेस कर सकते हो, क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक बार थ्री स्ट्रक्चर फॉर 3 लेवल स्ट्रक्चर है, क्या है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, और उसके बाद जो हमारा 3 फॉर्मूला जो है, 3 लेवल फॉर्मूला है, वो है क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। आई होप आप लोगों को मजा आया हो, आई होप आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई हो, एंड मेरा इन मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सीरीज से यही एम है कि मैं डिफरेंट TYQs क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊं और आपके साथ उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराऊं और आपके साथ उनको आंसर्स को लिखें, एक सैंपल्स तैयार करें, जिससे कि हम लोगों को डायरेक्शन मिले कि हमें अपने आंसर्स लिखने कैसे हैं। सो आई होप आप लोगों को मजा आया हो, एंड स्टूडेंट्स प्लीज लिखें अपने चैलेंजेस जो आप लोग फेस करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, जिससे कि मुझे भी पता चले क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आप लोग, जिससे कि उनको हम डील करने के लिए उनके सॉल्यूशंस हम लॉ वाला के थ्रू आपके सामने लेके आएंगे। जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड जल्द मिले आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं और आईपीसी के प्रीवियस के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगी, उनके कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे एंड उनके मेंस की आंसर राइटिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।